चलिए तो ठीक है। अब हम लोग कल कहाँ तक हुआ था, कितने नंबर क्वेश्चन, 20 तक हुआ था। 21 तक हो, आज से हम लोग 21 से जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में इनमें से किन पर अधिक महत्व दिया गया था? कृषि, विद्युत, उद्योग, सेवा। पहली पंचवर्षीय योजना में इनमें से किन में जो है अधिक महत्व, किन पर अधिक महत्व दिया गया था? इन द फर्स्ट 5 year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी? एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, सर्विसेज। किसमें सबसे ज़्यादा दिया गया था? कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। कृषि के ही तहत हालांकि क्या हुआ था, कृषि के साथ जो है एक और चीज़ हुआ था कि बड़े बड़े कृषि के लिए क्या किया गया था, बड़े बड़े जो बांध होते हैं, जो डैम है, ये बनाए गए। ठीक है, और इसी डैम में एक और चीज़ किया गया है कि कहा गया कि हम लोग इससे क्या करेंगे, बिजली उत्पादन भी करने का एक रखा गया। चूँकि अब डैम बना है तो बिजली उत्पादन किया ही जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से मुख्य फोकस किस पे था? कृषि पे। कृषि के लिए डैम बना, तो डैम बना तो कहा गया कि हम लोग जो है बिजली उत्पादन भी, उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कहीं कूट हो जाए, अगर यहीं पर कूट हो जाता, 1 2 3 4 और पूछा जाता 1 2 3 4 इस तरह से, तब वहाँ पर दोनों सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही चूज करना है, तो इसमें एग्रीकल्चर ही जाना है, क्योंकि मुख्य फोकस किस पर था? एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के लिए बड़े बड़े डैम बनाए गए थे उसमें, जैसे कि कौन कौन सा डैम था? भाखड़ा नागल पंजाब का, हीराकुंड हो गया। तो ये सब जो है बड़े बड़े जो डैम बने, तो उसके बाद कहा गया कि विद्युत परियोजना पर भी, डैम है तो विद्युत परियोजना पर भी ध्यान दिया ही जाएगा। अब आगे चलते हैं। इन विच 5 year प्लान डिड इंडिया फोकस द मोस्ट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर? किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक से अधिक ध्यान दिया? किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक मतलब द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी। तो इन विच 5 year प्लान डिड इंडिया फोकस द मोस्ट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर? फर्स्ट, थर्ड, 9th, नन ऑफ दीज। पहली, तीसरी, 9वीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग पहले जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या होगा, सोचकर जवाब दीजिए। ठीक है, सेकेंड में किया गया था। किसमें किया गया था? हाँ, हेराल्ड डॉमर पर मॉडल पर जो आधारित था। ठीक है, तो उसी पर किया गया था। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में कहीं भी, तो जब सेकेंड ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द नीति आयोग? इनमें से कौन नीति आयोग में शामिल होते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, निजी क्षेत्र, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, प्राइवेट सेक्टर। ये तीनों में से कौन कौन शामिल होगा? सवाल ये। कूट क्या क्या है? 1 2 2 3, 1 2 and 3, ओनली 1। क्या क्या होगा? पहले कूट बनाइए, कौन कौन सा होगा? इसमें देखिए, समझिएगा, इसमें प्रधानमंत्री भी होता है, राज्यों के भी मुख्यमंत्री होता है, निजी क्षेत्र भी शामिल होता है। योजना आयोग को निजी आयोग में परिवर्तन करने का जो सबसे मुख्य कारण रहा, इसका पहला रीजन रहा था। पहला रीजन तो ये रहा था कि पहले क्या होता था कि योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते थे। ठीक है, अब दिक्कत क्या था, जैसे कि नीति आयोग कब बना? 2015 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार के बाद। तो नरेंद्र मोदी जब सरकार बनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने थे,
और वो जो फर्स्ट टर्म में चुनाव लड़ रहे थे ना, तो वो एक बात कहते थे, ये बात असल में वो तभी ही कहे थे कि चूंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो वो ये बात कहते थे कि अक्सर होता ये है कि केंद्र तो ऊपर से खुद बना के भेज देता है, हाँ, लेकिन कई बार राज्यों को दिक्कत होती है, ठीक है, राज्यों को उसमें दिक्कत होती है। हालांकि योजना आयोग का कोई भी सिफारिश कब तक लागू नहीं होता था, जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अप्रूव नहीं कर। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन स्टार्ट फेज में और लास्ट फेज में दोनों में अंतर है, हाँ, वहां पर तो वो होता नहीं था, तो ये चीज कहा गया। दूसरा एक और चीज था, जब योजना आयोग बना तो सारा चीज किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में। 1991 के बाद क्या हुआ, हम लोगों का इकोनॉमी पॉलिसी चेंज हुआ। अब हम लोग क्या किए, अब निजी सेक्टर को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का पैटर्न वही पुराना था। तो अब क्या हुआ कि ज़्यादातर आज के डेट में 55% जो होता है देश के विकास में, कोई भी जो विकास का कार्य होता है उसमें भूमिका कौन निभाता है? निजी क्षेत्र, और उसको आप शामिल ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? यहीं से उसी के बाद से ये स्लोगन चालू हुआ कि देश व्यापारियों के हाथ में बिक गया। तो वास्तव में बात ये हो गई, जब नीति आयोग बना तो अब एक ये हुआ कि भाई अब सरकार और निजी क्षेत्र मिल के करेंगे, तो मिल के करेंगे तो राय विचार बात ये तो लेना ही होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जो निजी क्षेत्र कहता है वह सरकार कर ही लेगी, लेकिन जो आपके काम को बढ़ाने में पूरा हेल्प कर रहा है, अब उसी का बात नहीं सुनिएगा कुछ भी, आप उनकी, हाँ, कुछ तो उनका, आप उनका माने ना माना, सुनना तो आपका फर्ज है। तो इसी वजह से नीति आयोग में बदला गया। तो तीसरा ये भी था कि कुछ काम करने का पैटर्न भी चेंज करना था, इसका एक अलग ही ये है, वो जब आगे पढ़ेंगे हम लोग इन टॉपिक्स में नीति आयोग, तो वहाँ पे समझिएगा। भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट ए मिक्स्ड इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी? 1991, 1991 से 1992, 1992 से 1993, 1995 से 1996, 1990 से 91, 91 से 92, 92 से 93, 95 से 96। समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी से हम लोग कब मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर बढ़े, सवाल ये है। बी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा भी किए थे, इसका सही जवाब होगा बी नंबर, इसका सही जवाब होगा। इसमें हम लोग क्या किए थे, हाँ ठीक है, देखिए 1990 से 1992 के मत के, देखिए 1991 1992 का मतलब क्या हुआ समझिए, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे पहले हम भी कंफ्यूज होते थे, एक साल लग गया, तो कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर कैसे करते हैं, जब जैसे बजट पेश होता है कैसे होता है, 2025-26 इकोनॉमी सर्वे लाया, कैसे लाया 24-25, चूंकि हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, अप्रैल में, अप्रैल से, और कब तक काउंट करते हैं, 31 मार्च तक, तो ये 2 साल टकरा रहा। जैसे 2025 में का 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और लास्ट कब होगा, 31 मार्च 2026 को, तो दोनों क्या हो रहा है, 2 साल आ रहा, तो इसलिए इसको कहा जाता है 1991। ये एक फाइनेंशियल ईयर का कोडिंग है। अब ये नहीं है कि 1 साल पूरा लग गया, यहाँ पे मतलब कि हम लोग अपना यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, एक पॉलिसी बनाई गई जिसको राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं। नरसिंह राव तभी प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो इसलिए उसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि जो विदेशी कंपनी है उसको इन्वेस्ट करने के लिए दिया गया, उसका रास्ता खोला गया, प्राइवेटाइजेशन को दिया गया, और निजी कंपनियों को जो होता है बहुत सारे सेक्टर में, जैसे देखिए जब अंग्रेज गया, तो अंग्रेज जब गया था तो उस समय क्या था कि हमारा देश पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे था, सब कुछ कंपनी के कई हाथ में रहते थे। फिर हम लोग क्या किए, 48 में मिक्स इकोनॉमी अपनाए, क्योंकि आप एकाएक तो सब कुछ ले नहीं सकते हैं। मिक्स इकोनॉमी फर्स्ट टाइम नहीं अपनाया गया,
48 में भी हम लोग मिक्स इकोनॉमी की ओर बढ़े। फिर क्या हुआ कि 56 में हम लोगों का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना। 1956 में जब पहली औद्योगिक नीति आई थी, तब हम लोग क्या किए, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए। उसमें क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, ठीक है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के सारे क्षेत्र क्या हुए थे, सरकार के हाथ में रह गए थे। हाँ हाँ, सोशलिज्म इकोनॉमी वही हुआ। फिर अब सारा पीएसयू वगैरह सब कुछ किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, कुछ सालों के बाद क्या हुई, स्थितियां गड़बड़ाने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ा, स्थितियां गड़बड़ाते गड़बड़ाते लास्ट में क्या हो गया, राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया। देखिए गड़बड़ाना चालू हो गया था 80 से ही, ऐसा नहीं है कि नया गड़बड़ाया। 1980 से गड़बड़ाना चालू हो चुका था। 90 में आते आते हम लोग पूरी तरह से खाया। तो हाँ, 80 में भी प्रयास किया गया था। 1980 के बाद ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट रही वो प्रयास नहीं किया। फर्स्ट कोशिश किया गया, पहला कोशिश किया गया कि भाई हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए रहे। उसी दरमियान में जो राजीव गांधी कहे थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही, तो वही बात था। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई स्कूल है, अब हम उसको 1 लाख रुपया भेजे हैं, 15,000 रुपया खर्च किया जा रहा है, 85,000 गायब हो रहा है। तो अब समझे, तो ये क्या हो रहा है, विकास का बाधक हो रहा ना। कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपया सरकार भेजा कोई परियोजना के लिए, ठीक है। अब ये 1 लाख अगर इसमें ईमानदारी से खर्च होता, यानी 1 लाख का इसमें मटेरियल में खर्च होगा, सीमेंट चाहिए, कोई सड़क बनाने के लिए अगर 1 लाख अगर किया जाए तो रॉ मटेरियल, लेबर सब में 1 लाख सॉलिड खर्च होगा। स्वाभाविक बात है कि रोजगार का सृजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर होगा होगा ही। लेकिन अब सपोज कीजिए 50,000 ऊपर से लेके या 80,000 खा गया, तो अब रॉ मटेरियल लेबर कितना का खर्च किया गया, 20,000 का, यानी एक दो 3/4 रोजगार क्या हो गया, खत्म हो गया। भ्रष्टाचार सिर्फ एक जगह वार नहीं करता, बहुत जगह है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका पैसे खाया, वो बहुत चीज बर्बाद कर रहा है। वो पूरा का पूरा इकोनॉमी तंत्र को क्या कर रहा है, वो पूरा सिस्टम को ही बिगाड़ दिया। अब सरकार तो सोच के भेज दिया, देखो फलना जगह सड़क बना रहे 1 लाख का, वहाँ इतना मजदूर यूज होगा, इतना रॉ मटेरियल का डिमांड होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना मजदूर का लगेगा। अब वहाँ पे काम क्या हो रहा है, 1/4 खत्म, 3/4, यानी कि 3/4 क्या हो रहा है, 3/4 आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। तो यही चीज जो है, इसके बाद क्या हुआ था, एलपीजी जो है लाया गया, और इसके बाद धीरे धीरे ये 26 बढ़ा 49 में। अभी क्या है कि कुछ क्षेत्रों में 49 है, कुछ क्षेत्रों में 51 है, कुछ क्षेत्रों में 75 है, कुछ क्षेत्रों में 100% एफडीआई का अनुमति दे दिया गया है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे 26 से, और उस समय एक और नियम था कि कोई भी विदेशी कंपनी को क्या करना पड़ता, किसी देसी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता, तभी ना बना हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, बात समझे। और जब 100% किया तो तुरंत क्या हुआ, होंडा का हम अलग हो रहे हैं, सुजुकी अलग हो गया, मारुति अलग हो गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। यह वहीं से शुरू हुआ था, समझे। Which of the following are regions that hinder economic development in India? भारत में आर्थिक विकास के बाधक में कारण है, इनमें से कौन सा कारण है? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता दर में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा, थोड़ा कूट मिलाइए।
साक्षरता दर में कमी। देखिए अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में साक्षरता दर में कमी हो सकता है, लेकिन यहाँ सवाल क्या है, भारत में। तो भारत में आज के डेट में ये कहना कि साक्षरता दर में कमी है, हाँ गलत है। अभी के डेट में आप कहिए, हाँ यही रहे कि उच्च शिक्षा का कमी, प्रोफेशनल कोर्स का कमी, हाँ स्किल डेवलपमेंट में, कौशलता में कमी। अब ये बनेगा साक्षरता में कमी 2001 का ही जनगणना तक, हाँ सही है, ठीक है 1/3, इसका सही होगा 1/3, क्योंकि 75% तो साक्षरता सिर्फ हमारा 2011 में। 14-15 साल में जो पुराने ज़माने के जो अनपढ़ लोग होंगे, बूढ़े लोग, बहुत अनपढ़ बूढ़े लोग, एक तो वो लोग अब शायद बहुत कोई तो होंगे नहीं, ठीक है, तो वो ऐसे ही मतलब कम हो गया। अब जो नई पीढ़ी में जन्म ले रहा है तो वो साक्षर ना हो, ये तो ऐसा मुश्किल है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के डेट में अगर ये किया जाए, जो अगर इसमें मतलब जो अब जो जनगणना होगा, तो शायद इंडिया का 90% के आसपास साक्षर जरूर होगा, भले हायर एजुकेटेड हो ना हो ना, हाँ नाम लिखना साक्षर तो उसी को न कहे, हाँ ठीक है, यही चीज इसमें इसलिए कहा गया। और 2011 का भी जनगणना अगर हम लोग ले तो 75% साक्षर होना कम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से बिहार स्पेशल इन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से फैक्चुअल है, फास्ट खींचना है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है, ये एकदम याद कर लीजिए। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितना है, 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, समुद्र तल से। द हाईएस्ट पीक ऑफ द सोमेश्वर रेंज इज एट 74 मीटर्स हाई, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द सोमेश्वर रेंज एबव सी लेवल, 470, 450, 430, 650, क्या होगा? कोई बोल रहे 470, कोई बोल रहे 430। चलिए सही जवाब वही है जो सनोज का है, 470 मीटर। अच्छा आपका था, अच्छा आपका 430 था, सुनने में मेरा ये हो गया। बिहार में संगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? फ्रॉम व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ म्यूजिक इन बिहार कंसिडर्ड? वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, गुप्त साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। संगीत अब आप लोग ना बताएंगे। प्रारंभ माना जब पूछ रहा है, प्रारंभ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि प्रसिद्ध कब हुआ। इसका होगा उत्तर वैदिक युग। सॉरी वैदिक युग हम कह रहे हैं, हाँ वैदिक युग से ही इसमें माना जा रहा है। वैदिक युग, उत्तर वैदिक नहीं, वैदिक युग, हाँ समझे। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली के विशेष अवसर पर फाग राग गीत गाने का विशेष प्रचलन है। फाग राग जिसको फगवा गीत कहते हैं, ठीक है, जिसे फगवा या होली गीत भी कहा जाता है। इन गीतों की रचना का श्रेय किनको है?
In Bihar and eastern Uttar Pradesh, there is a special tradition of singing fag rag songs during the festival of Holi, also known as Phagwa or Holi songs. To whom is the composition of these songs credited? यानी ये इनका जो है जनक कौन है? ऑप्शन है महाकवि विद्यापति, जमींदार नवल किशोर सिंह, राजा शाह। ठीक है, यहाँ होगा चौथा इनमें से एक से देख, मोर देन वन ऑफ दी। कौन बोले एक से अधिक? आप? अच्छा, कोई बोले तो थे दोनों में। अच्छा, हाँ, रजा शाह। जमींदार है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कला से रुचि नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर जमींदार हटाते थे तब सिर्फ नवल किशोर सिंह रहता तब। हाँ, जमींदार नवल किशोर सिंह। देखिए, हाँ ठीक है, ये विद्यापति का है। आप जो बोल रहे हैं विद्यापति का है। हाँ ठीक है, वो आगे आएगा, अभी बोलेंगे नहीं, आगे उस पर क्वेश्चन आएगा। हाँ समझे, वो विद्यापति का है जो आप लोग हाँ, पूर्णिया वाली बात। ये जमींदार नवल किशोर सिंह। ये तो कोर्ट में भी याद रहेगा कि कोई जमींदार था, होली के दिन गाना गाया, पिया और गा गया। गाना गाया, उसी दिन जो है सब जितना उसके अंदर काम करता था गाने लगा, हो गया प्रसिद्ध। बिहार में प्रचलित इनमें से कौन सा नृत्य महिला प्रधान नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस पार्टिसिपेटेड इन द बिहार आर फीमेल डोमिनेटेड डांसेस? झिझिया नृत्य, करिया झूमर नृत्य, धोबिया नृत्य। ठीक है, इसमें जो है कूट है, ये तीनों तो ऑप्शन है, इधर कूट भी है। हाँ, मतलब कूट को देख के बताए, पहले कूट में मिलाए कि इनमें से कौन सा महिला प्रधान नृत्य है। अच्छा, देखिए इसमें होगा झिझिया नृत्य, करिया झूमर नृत्य, ये दोनों महिला प्रधान नृत्य है। लेकिन महिला प्रधान है, आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कर ले। हाँ 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 हाँ, इसको बिहार सरकार द्वारा ये करिया झूमर को ना कुछ, हाँ करिया झूमर कुछ इनको किया, सम्मानित या कुछ हुआ है इसका। ठीक है, और ये जो है ये महिला प्रधान नहीं है। हाँ ठीक है, ये नहीं होगा, ये और ये होगा। 1 और 2 कहाँ है? डी नंबर। ठीक है, अब 30 में चलते हैं। विद्यापत लोक नृत्य में मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए तथा पदों में वर्णित भागों को प्रस्तुत करते हुए सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये बिहार के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्य में से एक है? ये बिहार के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्य में से एक है? कौन सा? ये विद्यापत लोक नृत्य, जो जिसमें क्या होता है, विद्यापति के जो पद है। ठीक है, यहाँ पर होगा पद हो, यानी कि ये होगा, ये मिस टाइपिंग है। हाँ, गद और पद होगा, मिस टाइपिंग है। ठीक है, पोएट। तो इसमें जो विद्यापति का जो पद यानी कि जो उसकी कवि हुआ, ठीक है, कवि उसका जो मतलब कह सकते कविता हुआ,
ठीक है, उसी को क्या करता हुआ गाते हुए पदों में वर्णित भागों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते, सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। ये बिहार के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्य में से एक है? पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। लाइट कट गए। क्या होगा? पूर्णिया ही होगा, ये मधुबनी के रहने वाले थे। ठीक है, पूर्णिया के, मधुबनी के रहने वाले थे, और यहाँ और ये मधुबनी में ही रहते थे, मिथिला क्षेत्र में ही रहते थे। लेकिन यहाँ सवाल क्या है? यहाँ सवाल विद्यापति से रिलेटेड नहीं है, उनके लोक नृत्य से रिलेटेड है। तो लोक नृत्य जो होता था, हाँ, ये वहीं पर पूर्णिया में ये फेमस था। तो ये हो सकता है कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात। बिहार में प्रचलित इनमें से कौन सा नाटक भक्तिपूर्ण आते हैं? बिहार में प्रचलित इनमें से कौन सा नाटक भक्तिपूर्ण आते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के साथ भाव का प्रदर्शन करके किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोशनल प्लेज प्रीवेलेंट इन बिहार डिपिक्ट द डिवाइन एक्ट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा थ्रू डिवोशनल सॉन्ग एंड एक्सप्रेशन? ठीक है, डोकमच, भकुली, बंका, कीर्तनिया, इनमें से कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की लीला, उसका लीला है ना, बाल लीला, हाँ, उसको गाते हुए दिखाना। ठीक है, बचपन में कभी गए थे? क्या कहते हैं, मैं जो अष्टजाम होता है बिहार में, अक्सर गांव में अष्टजाम होता है, तो कभी देखे हैं? उसमें तो ये सारे नृत्य होता है। जब 6 दिन 7 दिन का अष्टजाम होता है तो कई पार्ट आता है। बड़ा अष्टजाम में अलग अलग टीम आता है, और सारे टीम अपने अपने अष्टजाम करते हैं, दिखाते हैं। खासकर जो भक्ति वाला होगा उसका। तो कभी कीर्तन में गए हैं? अष्टजाम में जो कीर्तन होता है, गए हैं? हाँ, तो उसमें कौन सा भगवान का चलता है? समझ में आ गई ना? तो इसलिए इसका सही जवाब होगा कीर्तनिया। समझे? हाँ, जो नए जनरेशन का बच्चा है उसको YouTube में खोजना पड़ेगा क्योंकि हम लोग देखा ही नहीं है, देख ही नहीं रहा है। हम लोग तो अक्सर देख, हाँ, अभी भी होता है, अभी भी बहुत गांव में होता है, लेकिन अब बच्चे ही गांव में नहीं रहते हैं। दिक्कत ये है, गांव में तो अभी भी होता है कीर्तन, लेकिन दिक्कत है कि अब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं छोटे से ही, तो देखेगा कैसे? समस्या ये है। बिहार के किस जिले में सूर्य मंदिर काफी लोकप्रिय है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द सन टेम्पल क्वाइट? ठीक है, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, गया, कहाँ का है? औरंगाबाद। ये बिहार के कई प्राचीन मंदिरों में से एक है। ठीक है, अभी इसको बहुत भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, हाँ, बिहार सरकार द्वारा। औरंगाबाद से थोड़ी दूरी पे है, प्रॉपर औरंगाबाद नहीं है, जिला है औरंगाबाद। हाँ। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है? वेयर इज द अकबरी मस्जिद लोकेटेड इन द बिहार? हाजीपुर, पटना, फुलवारी शरीफ, मनेर? हाजीपुर, पटना, फुलवारी शरीफ, मनेर, अकबरी मस्जिद। मनेर सही जवाब है, मनेर में है। बिहार के प्रमुख साहित्यकार विद्यापति द्वारा इनमें से कौन सी कृति है? कृति, पताका, गोरक्षा विजय, वर्ण रत्नाकार? बताइए, इसका आप लोग कूट मिलाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वेयर आर कंपोज्ड बाय बिहार रिनाउंड लिटरेरी फिगर विद्यापति?
कर सही जवाब है। कीर्ति पताका है, गोरक्षा विजय है, ये नहीं है, तो इसका सही जवाब हो गया डी नंबर 1 एंड 2। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच फेमस लिटरेसी फिगर ऑफ बिहार ऑथोराइज्ड आम्रपाली? बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने आम्रपाली की रचना की है? केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन खत्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी सही जवाब है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द 15-day लॉन्ग हार्डी फेयर ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि? बिहार के किस जिले में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर हरदी मेला 15 दिन तक आयोजित होता है? ठीक है। हरदी फेयर मुजफ्फरपुर, रोहतास, सारण, कटिहार। आप बताइए। चलिए, सारण रोहतास नहीं है। अब बताइए दोनों में आपका क्या कहना है? चलिए, वो सही आंसर है। ठीक है। देखिए जीएस में ना, जीएस में इसलिए कहा भी जाता है कि फर्स्ट टाइम जो ऑप्शन आपके दिमाग में आया उसी के साथ जाइए, 99% आप सही रहिएगा। वो याद आ गया अलग बात, अच्छा नहीं नहीं कुछ टाइम, हाँ वो एक अलग, लेकिन हाँ जब आप कंफ्यूजन में है यानी किसी एक पे कंफर्म नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जो ऑप्शन आपके दिमाग में आया था वो 99% रखिए कि वह सही है। हाँ समझे, इसे बस जीएस में वही। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, लास्ट वाला चाहते हैं। हाँ वहाँ पे मूड चेंज होता है, हालत छोड़ो इसी को कर दो। हाँ वहीं पे गलती होता है। बिहार के किस जिले के कदवा प्रखंड में कल्याणी नामक स्थल पर मीलों तक फैली झील के किनारे प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में कल्याणी मेला लगता है? इन विच ब्लॉक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द कल्याणी फेयर हेल्ड एवरी ईयर ऑन कार्तिक पूर्णिमा एट द साइट कॉल्ड कल्याणी लोकेटेड अलोंग ए लेक स्प्रेड ओवर माइल्स? पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार। क्या होगा आप बताइए। बाकी वहाँ पर एक ये भी है, पक्षी अभयारण्य भी है, क्या नाम है? घोघाबिल पक्षी अभयारण्य। ठीक है ना, कटिहार सही जवाब। अब अगला सवाल, बिहार के किस जिले का सिंहेश्वर मेला प्रसिद्ध है? द फेमस सिंहेश्वर फेयर ऑफ बिहार इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मधेपुरा, सहरसा, कैमूर, औरंगाबाद। कौन सा होगा? ये होगा मधेपुरा। हाँ 39। इनमें से कौन सी जनजाति बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिला में पाए जाते हुए ये स्वयं को क्षत्रिय और चौहान वंशीय राजपूत मानते हैं? मुंडा, कोरा, चेर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ है। एकदम ओनली 3 यानी सी नंबर आपके अनुसार हुआ? सी नंबर है ना, सही जवाब है। ये दोनों नहीं है, ये है, ये देखिए ये सब क्या है ना, ये सब जो जनजाति है ना, तो ये जो जनजाति है जरूरी नहीं है कि यह जनजाति ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए घुमक्कर, ठीक है, वो लोग घूमते रहते हैं। घुमक्करों के बारे में कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का,
कि घुमक्कड़ के बारे में कि ये लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं। उनका कहना है कि जब महाराणा प्रताप निकले थे अकबर के खिलाफ कि अब हम जीत करके ही वापस आएंगे, मेवाड़ पूरा जीत करके ही, ठीक है, तो वह जंगलों में रहे। उसके साथ बहुत सा वर्ग छोड़ के चले गए थे, जैसे भील गुर्जर, ये सब छोड़ के चले गए थे। लोहार वहां का जो कि उनके लिए हथियार बनाते थे, वो सब साथ में गए, सब साथ में ही रहे। महाराणा प्रताप का क्या कहना था कि जब तक हम मेवाड़ नहीं जीतेंगे लौटेंगे नहीं महल में। तो जो वो जीता है वो तो जीत पाए नहीं, युद्ध में वो ये हो गए, वीरगति हो गए। तो वीरगति जो हो गए तो कहा जाता है कि वो लोग भी और वापस घर नहीं आया, तो वो लोग आज भी घूम ही रहा, मतलब उसका एक प्रथा बन गया। और वास्तव में ना उनका आप लोग जब देखेंगे थोड़ा उसका जो फेस का ये होता है हाइट वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा राजस्थान से उन लोगों का लैंग्वेज भी, बोलने का भी जो तरीका होता है उन लोगों का, तो ये देखिएगा कि ये लोग थोड़ा सा उधर से ही ऐसा लगता है बिलोंग करता है। तो ये जो जनजाति है जरूरी नहीं है कि शुरुआत में, हो सकता है कि कभी ये लोग क्षत्रिय रहा हो और कभी लोग युद्ध विहीन हो करके कुछ हुआ हो, हाँ इस तरह से, या फिर कोई विदेशी आक्रमण के बाद उन लोग फिर जंगलों में रह के रहने लगे और वहाँ के ही जीवन जीते जीते वही बन गए, ठीक है। तो ऐसा ये भी हो सकता है, प्रोबेबली हो। तो चेर वगैरह का जो होता था, ये लोग का कभी राजवंश था बिहार में, सच में आप बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे ना, तो इन लोगों का रोहतास ये सब में जो है ना था, ये लोगों का जो है चेर हुआ, खड़वा, ये सब का था, देखिए है ना रोहतास, इन लोगों का था उधर राजवंश, इन लोगों का बिहार के इतिहास में चेर हुआ और भी जनजाति है जैसे खड़वा, ये सब का था, समझे। हाँ उसी प्रकार ये सब भी जो होता है कभी इन लोगों का राजवंश चलता था। जैसे कि एक अभी हम लोगों का जैसे समाज में एक जाति होती है जिसको बहुत ये माना जाता है, चमार, उसको लो ग्रेड का माना जाता है उच्च वर्गों के द्वारा, ठीक है। अभी भी जो बहुत सारे जो थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं उसको अलग, और वास्तव में उनका कभी राजवंश चलता था, वो चर्मकार के नाम से जाना जाता था, उन लोगों का राजवंश चलता था। भारत के इतिहास को जब गहनता से अध्ययन करेंगे तो उन लोग का राजवंश चलता था। इस्लामी आक्रमण के दौरान जो होता है वो उसके बाद जो है वो लोग राज्य से जब वो विहीन हुए तब स्थितियां बिगड़ने लगी और उसको अलग नाम। और एक ये भी कहा जाता है इस पर, रविदास जो थे उसी समाज से आते थे, रविदास को इस्लाम कबूलवाना चाहता था खिलजी, खिलजी या कोई था शासक जो उसको, रविदास किसके इसमें था, तुलसीदास इसके मुगल काल में थे, हाँ अकबर के शासन काल में हुए, रविदास शायद खिलजी के ही शासन काल में, खिलजी सबके शासन, खिलजी वंश के ही दौरान थे। तो उनको बनाना चाहता था मुसलमान, इस्लाम कबूलवाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, वो अपना एक धार्मिक एजेंट, धार्मिक अनुयायी को भेजा, हाँ वो बन गया हिंदू, वो रविदास का चेला बन गया, हाँ वो रविदास के इससे प्रभावित होके वो उसका शिष्य बन गया, ठीक है, वो उनका शिष्य बन गया। तो अब क्या हो गया, उनके शिष्य के बनने के बाद वो अब जो है वहां पर उनको रविदास को ही कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम बिगाड़ करके कहा गया चमा, उसके खिलाफ एक भड़ा गया। देखिए ये लोग जो शासन करते थे तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर जो हिंदू संस्कृति का, जो भारतीय संस्कृति का जो पतन हुआ या किया गया तो सिर्फ उन्हीं का हाथ था, उसमें कई भारतीय भी होते थे। कहने का मतलब हुआ कि कोई बादशाह बना और किसी को अब वो जमींदारी दे दिया, किसी को सब, अब उसको बोल दिया कि तुम फलना फलना चीज करो, फूट डालो राज करो का नीति ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज ही किया था, उसमें उन लोग भी अपनाया है। जैसे मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो होता है कि गलत सिर्फ एक ही था,
यहाँ से सपोर्ट था, यहाँ अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ा? मान सिंह, उसी का भाई था। शिवाजी से कौन लड़ता था? जय सिंह। तो उस समय भी क्या होता था ना, जो ये कहा जाता, जो उस समय कहा जाता था कि मतलब ये हुआ वो, आप एक चीज को देखिएगा, जितना भी रूढ़िवादिता आया है भारतीय सभ्यता में, जितना भी रूढ़िवादिता या फिर गलत चीज आया है धर्म के नाम पे, वो आपको मध्यकालीन में ही आया है। प्राचीन काल में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इसका। और ये जो लाया गया है, तो ये लोग जब शासन किया तो ये लोग क्या किया कि अपने लोगों को देश से दिया। अब जैसे ब्राह्मणवाद का भी अगर आप ये देखा जाए तो वो ज्यादातर देखा जाता है कि मध्यकाल में ही उसको देखने को मिलता है। तो उसमें होता क्या था कि जैसे अब हम है अब, हाँ उसके नहीं मतलब, हाँ उसके खिलाफ नहीं, जैसे कहने का मतलब कोई मंदिर है, अब एक पुजारी पहले से है, वो ईमानदार है, हम क्या किए, कोई शासक है वो क्या किया, उसको हटा करके अपने आदमी को फिट कर दिया। शासन में चमचागिरी तो आज से हुआ नहीं है, हाँ अब फिट हो गया। अब वो क्या है कि उसको कह दिया गया कि तुमको अब हम जो कहेंगे वही करना, नहीं तो तुमको हटा दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा। अब उसको कहा गया कि तुम क्या करो कि धर्म ये सब चीजें लाओ, धर्म के नाम पर ये चीज करो, वो चीज करो, ये समाज में ये फैला दो, फलना जाति को ये डेमोनेट कर दो। अब वो क्या है, हाँ हाँ, अब मेन शासक में जो बैठा हुआ उसका बात सुन रहा है, लेकिन अब देखिए दिमाग कहीं चल रहा है लेकिन चेहरा कहीं और है। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं, जो इस्लामिक जो मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमणकारी आए और जो वो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति को तोड़े, तो ऐसा नहीं कि अकेला वही था, इधर का भी था, इधर के भी कुछ लोग लालच में, हाँ व्यक्तिगत लाभ के लिए उनके और उनके कंधे पे रख के किया गया। नतीजा क्या हुआ कि बदनामी पूरा एक वर्ग ही होता चला गया। हाँ अब जैसे एग्जाम्पल के तौर में, बिहार में जब लालू यादव का शासन था तो ऐसा थोड़ी था कि सारा क्रिमिनल यादवे होता था या बैकवर्ड होता था। फॉरवर्ड वर्ग से एक बड़ा क्रिमिनल था, और बड़ा बड़ा क्रिमिनल तो वही होता था, क्योंकि एक राजनीतिक चेहरा यूज किया गया। ऐसा थोड़ी था, जो बिहार में जब था उस दरमियान अगर हम लोग क्रिमिनल का लिस्ट निकाले, सभी वर्ग से था, सभी जाति से था, सभी वर्ग से था, सभी धर्म से था, यानी जिसके हाथ जो सरकार को लाभ देता था, ठीक है, जो सरकारी मशीनरी को लाभ देता था उस दरमियान में उसको सपोर्ट मिलता था और वो पावरफुल होता था। लेकिन चूंकि एक चेहरा जो मुख्य चेहरा था, ठीक है, हाँ उसको एक वो बेचारा अकेला टारगेट हुआ या शौक से करवाया, दोनों चीज कह सकते, या हुआ भी या खुद को राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में करवा भी लिया। लाभ तो सब ले रहा था, सभी वर्ग के लोग, लेकिन यह कह सकते हैं। तो वही चीज उस समय भी होता था। इनमें से कौन सी जनजाति पराया बिखर कर रहते हैं और ये अधिकतर बिहार के मुंगेर जिला में रहते हैं और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं? इनमें से कौन सी जनजाति पराया बिखर कर रहते हैं और ये अधिकतर बिहार के मुंगेर जिला में रहते हैं और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं? बेरिया, खोंड, संथाल। ए यानी कि बेरिया, ओनली वन, ठीक है। चलिए, बसाठ से प्राप्त मुहर जो महादेवी धुर स्वामिनी की है, ठीक है, जिसमें यह उल्लेख है कि धुर स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की मां है। यह चंद्रगुप्त कौन वंश की बात है?
गुप्त वाला चंद्रगुप्त, मौर्य वाला नहीं, ठीक है। ये बसाठ बिहार के किस जिले से संबंध रखता है? राजगीर, वैशाली, सारण, भागलपुर। अच्छा, बिहार में गुप्त वंश का शासन कहाँ तक था, किधर तक का? उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे बिहार जो था 11वीं सदी से पहले, बिहार कोई एक देश या राज्य के रूप में तो था ही नहीं, प्रांत के रूप में नहीं था, ये एक क्षेत्र के रूप में था, भौगोलिक नाम था। चूंकि इससे बिहार वास्तव में क्या है, बिहार का मुख्य नाम था विहार। तो ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पर गुप्त भिक्षु लोग आकर के रहते थे इस पूरा क्षेत्र में, और वो लोग भ्रमण करते थे। यानी आज जिस बिहार के बारे में कहा जाता है ना कि यहाँ टूरिज्म नहीं है, घूमने फिरने का नहीं है, तो इसका नाम ही टूरिज्म पर है, समझे। ये जो क्षेत्र है आज जिस बिहार के बारे में हम लोग कहते हैं कि घूमने फिरने का जगह कुछ है ही नहीं, ऐसे तो आज भी बहुत है, बस कम्युनिकेशन का कमी है। घूमने का बहुत है, कम्युनिकेशन उस तरीके से बिहार में नहीं है कि आप आसानी से घूम सके। तो ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे कैमूर की पहाड़ी बहुत फेमस है, लेकिन पटना कैमूर शायद तो इधर ही आ जाता है। सासाराम तो पटना प्रमंडल के अंदर आता है, कैमूर भी शायद इसी के अंदर है या नहीं है ना, इसी के अंदर है। लेकिन आपको वहां जाने का मात्र 1 या 2 ट्रेन मिलेगा, बस भी आपको बहुत कम मिलेगा, कनेक्टिविटी नहीं। हालांकि अब जो ये यूपी होते हुए, जो बक्सर होते हुए एक्सप्रेस वे बना है, अब इसके बाद हम लास्ट टाइम जब गए थे तो उस समय एक्सप्रेस वे बन ही रहा था, अब चालू अभी भी शायद नहीं हुआ है पूरी तरह से। हाँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे चालू होगा तो पूरा हाँ पूरा। तो अब एक्सप्रेस वे बनने के बाद थोड़ा सा ये बढ़ेगा, बात समझे। हाँ, वो ये होगा कि एक्सप्रेस मतलब घूमने को बहुत है, लेकिन हमारे पास ऐसा है नहीं। घूमने का मतलब हुआ कि आज गए तो कल वापस आ जाना। अब पता चला जाते जाते शरीर इतना थक गया है कि अब 2 दिन आराम करना पड़ रहा है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है। तो जो बिहार के बारे में आज हम लोग कहते हैं कि यहाँ घूमने का ही जगह नहीं है, तो इसका नाम ही पड़ा है टूरिज्म के कारण। इसका वास्तविक नाम था बिहार, और बिहार कई राज्यों में बटा हुआ था। जैसे पहले भी, जैसे इधर हो गया अंग हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, उधर झारखंड तरफ कुछ और था, कंक या ऐसे कुछ कहा जाता था, वो था। ठीक है, ये कई क्षेत्रों में बटा हुआ था और सबका अपना अपना राजा होता था। हाँ, इधर फिर मिथिला हो गया, अंग हो गया, तो ये सब अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। और इन सब क्षेत्रों में घूमने के लिए बहुत लोग आते थे। ठीक है, खासकर बौद्ध भिक्षु लोग आते थे, जो यहाँ सप्तकर्णी का जो 7 बराबर गुफा हुआ राजगीर में जो बनाया गया, उसमें अक्सर आते। इसलिए इस क्षेत्र को कहने लगा विहार। जब शेरशाह सूरी शासक बना तो उसका राजधानी कहाँ बना? सासाराम। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इन क्षेत्रों को एक करके काउंट किया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों को एक किया गया। फारसी में क्या होता है कि वो शब्द का उच्चारण नहीं होता है, वहीं से हो गया बिहार। बिहार फारसी में उसका जो भाषा था शेरशाह सूरी का, तो वह राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। और वहाँ पर क्या होता है, फारसी में वो होता नहीं है, तो बिहार बन गया बिहार। अब सोचिए कितना बड़ा विडंबना है कि जो जगह का नाम ही है टूरिज्म के कारण, वहाँ कहा जाता है कि घूमने के लिए कुछ नहीं है। तो सोचिए किस तरह से बिहार का शोषण किया गया। इसका सही उत्तर होगा ए, राजगीर। ठीक है, क्योंकि गुप्त शासन यही इधर ही था।
इधर के ही क्षेत्र में था, उधर अंग हो गया मिथ, हाँ उधर नहीं जा, हाँ उस तरफ मगध हुआ, इधर हो गया आपको वैशाली वाला, वैशाली तो मिल ही किया था, मिथिला हो गया, यही सब तक में था। हाँ मगध में ही आ जाता था राजगीर, तो उस तरफ बहुत कम ही जाता था, जो उस तरफ का बिहार है कम ही। इसका रीजन था कि नदियों का भी एक, नदियों का एक समस्या भी होता था उस समय। अब उस समय पुल थोड़ी बना हुआ था। और कुछ था भी नहीं उधर, उधर कुछ था भी नहीं ना कि जाएगा उधर। उस समय तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता था वो सब, ठीक है, एक हाँ बाढ़ग्रस्त ही आ रहा है उस तरफ, था भी नहीं। हाँ वही बात है कि कहीं जाएगा। मगध राज के आरंभिक इतिहास की चर्चा कहाँ से आई है? वेयर इज द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द मगध किंगडम मेंशन्ड? रामायण, ऋग्वेद, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद ही होगा। जरासंध कहाँ का था? जरासंध जो आया था महाभारत में, जरासंध को मारने अर्जुन, भीम, कृष्ण जी, तो कहाँ का शासक था? कहाँ का? यहाँ तो है लिखा हुआ। हाँ देखिए रामायण में मगध का कहीं वर्णन नहीं है, जनक वो सब पूरा जो है मिथिला के अंदर आ जाता था बाद में, लेकिन महाभारत में मगध का वर्णन है। जरासंध यहाँ का शासक था, ठीक है। राजगीर में अभी भी जो है एक जगह बना हुआ है जहाँ की बड़ा बड़ा पहिया का निशान है, जिसके बारे में कहा जाता था कि अभी उसको तीर्थ स्थान के रूप में रखा जाता है। कहा जाता है उसके बारे में कि भगवान कृष्ण एक रथ से जो आए थे तो उसी का चिन्ह है, समझे? तो ये कहा भी जाता है, तो ये महाभारत हुआ। अकॉर्डिंग टू द महावंश होगा, ठीक है, यहाँ वहाँ महावंशा एट व्हाट एज डिड बिंबिसार एसेंड द थ्रोन ऑफ मगध? महावंश के अनुसार बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध का सिंहासन प्राप्त किया? 14, 12, 15 या 18? 15 साल, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर, बिहार में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द गोलघर इन बिहार कंसंट्रेटेड? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। गोलघर,
क्या होगा इसका, नहीं पता। कॉर्नवालिस। गोल घर में कितने साल अनाज रखा गया था जो बना, उस वो तो गोदाम ही था ना अनाज रखने के लिए ना। हाँ, तो उसको उसमें कितने साल अनाज रखा गया? एक भी साल नहीं रखा गया, क्योंकि उसका जो दरवाजा था ना, वो सिस्टम कर दिया अंदर से खुलने का, और चूंकि वो गोल है, अब ऐसे तो है नहीं कि चौखट खोले समझ में आई बात। वो इसलिए वो एक यही वो बन के ही एक कह सकते हैं कि वो सिर्फ हम लोग बिहार वाले हैं, कुछ भी देखने के लिए चले जाते हैं तो टूरिज्म प्लेस आगे चल के बन गया। हालांकि सरकार चाहे तो उसको रिकंसंट्रेट करके ना, नहीं किया है ना अभी भी, तो वैसे उससे थोड़ी होगा, अंदर का जो मजबूत होगा ना, तो उसमें करके अंदर अगर उसका चाहे ना तो ये बना सकता है। जैसे क्या कहते हैं उसको, कोई हाँ कला का आर्ट के लिए, कोई फंक्शन के लिए, कन्वेंशन के जो होता है ना, हाँ एक तरह का वो बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। हाँ जो भी है, मतलब उसमें एक अच्छा रहेगा, और जो कि गोल है ना, तो 3D प्रेजेंटेशन के लिए मस्त रहेगा, कहीं भी बैठेगा आदमी मैम, तो 3D प्रेजेंटेशन के लिए जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये कॉर्नवालिस के टाइम में बना था, और उस समय गंगा के किनारे था। गंगा बहुत जब गोलघर बनाया गया तो एग्जैक्ट गंगा किनारे बनाया गया था। क्यों? ताकि हाँ लाने वाने में जलमार्ग द्वारा इजी हो, दोनों रूट लेके चला था, जलमार्ग और सड़क मार्ग। नदी से नदी जोड़ने का जो योजना है वो ब्रिटिश काल से ही चल रहा है। ब्रिटिश समय में भी नदी से नदी जोड़ने का बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन खर्चीला होने की वजह से वो लोग छोड़, अभी भी भारत सरकार, हम लोग भी अभी भी कुछ कुछ स्टार्ट किए हैं, कुछ कुछ नदी, चूंकि ये काफ़ी खर्चीला हो रहा है। हालांकि इसको करने के बाद काफ़ी इनकम भी है, आज के डेट में भारत सरकार को काफ़ी बचत है, बिजली उत्पादन बढ़ेगा। तो लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को 10 साल तैयार होने में लगेगा। कहने का मतलब है कि बिजली उत्पादन कर लिए, लेकिन अभी लोगों के पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल कार ही नहीं है कि उसको पूरी तरह से यूज हो। नहीं, वो तो आ ही जाएगा, वो तो धीरे जब बनेगा तो सब बनेगा ना। मतलब उस क्षेत्र की अब हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं, और अगले 10 साल में हो जाएंगे। अब जैसे अगले 10 साल के में जो भी गाड़ियाँ भारत में चलेगी, तो वो आपको इलेक्ट्रिक भी रहेगी, सीएनजी भी रहेगी, और अब पेट्रोल डीजल भी रहेगी। अब सरकार हाईवे में भी जो है इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी कर रही है। जैसे ट्रेन चलती है, ऊपर से तार दे करके उसी वे में, उसी तरीके से उसमें जोड़ दिया जाएगा, हाँ उस वे से चलेगी हाईवे में। साधारण सड़क पे तो होगा ना, एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो हाईवे में नहीं तो एक्सप्रेस वे में तो कराया ही जा सकता है, उसका कहीं एक स्टेशन बनेगा, ठीक है, उस तरीके से। हाँ, बड़ा बड़ा शहर को जोड़ने का वो प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोल पंप में चार्जिंग सेंटर बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग 10 साल की ओर उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब आज से वर्षों पहले क्या था कि अगर उस समय हम लोग कर भी लेते, नदी से नदी जोड़ने का योजना कर भी लेते पूरा, तो पहले तो लोगों के पास गाड़ियाँ ही नहीं होती थी, उतना बिजली उत्पादन नहीं था, पहुँचाने का साधन नहीं था, पहले घर तक पहुँचाने का साधन नहीं था, और कुछ तो जाने दे बिजली घर तक कैसे पहुँचाया जाए वो साधन नहीं था। अब वो स्टेप पार कर गए हैं। फिर गाड़ियाँ नहीं थी, लोगों को इस ओर उतना रुझान नहीं था, बहुत सारी बातें थी। अब वो सारी चीज़ें, अब जैसे इलेक्ट्रिक रिक्शा हो, आप देख रहे होंगे कि अब ऑटो कम हो गया, इलेक्ट्रिक रिक्शा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो है ना वो चेंजिंग होगा। तो आगे चल करके इस प्रोजेक्ट पर हो सकता है नदी से नदी जोड़ो वाला, तो ये हाँ ये ब्रिटिश के समय से ही कोशिश कर रहा है कि इसको नदी से नदी जोड़ के भारत में जल मार्ग विकसित किया जाए। आज़ादी के बाद भी प्रयास किए थे। वाजपेयी जी जब पीएम बने थे तो इसमें फर्स्ट टाइम वर्क शुरू हुआ था ऑन द पेपर, और ऐसा कहा जाता है कि अगर सेकंड टाइम वाजपेयी जी अगर पीएम बनते तो हाँ, तो शायद इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत पहले आगे
बढ़ता। 2003 में इसमें खाका भी तैयार किया गया था, इसका जो होता है एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ था, और ब्लूप्रिंट तैयार होकर सरकार तक पहुंची भी थी। सरकार उस पर जो है काम कर रही थी, उस पर जो है ना अपना चर्चा चल रही थी। लेकिन सरकार बदल गई, नई सरकार आई तो वो इसको ज़्यादा नहीं समझ करके हाँ इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब हो सकता है राजनीतिक कारण भी हो कि उनको लगा कि अगर करते हैं तो हाँ श्रेय पुराने सरकार को जाएगा, या फिर ये भी है कि चूंकि बहुत खर्चीला था, क्योंकि वाजपेयी सरकार ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, काम ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। ब्लूप्रिंट तैयार होना और उसको जमीन पर लाना, दोनों में आसमान और धरती का अंतर होता है, इतना आसान नहीं होता है। हाँ, और नदी जोड़ो योजना कोई साधारण नहीं है, वो बहुत हाँ तभी था भी नहीं। और उस समय एक और दिक्कत थी कि इसमें निजी क्षेत्र को भी, हमारा निजी क्षेत्र बाहर से लेना प्रॉब्लम कर सकता था, और हमारी जो अपनी खुद की कंपनियां थी वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली आर्थिक रूप से नहीं थी। आज चाहे तो कर सकता है, आज भारत का 10 कंपनी अगर मिल जाए ना, 10 से 15 कंपनी, तो आराम से पूरा भारत में नदी जोड़ सकता है अगर सरकार चाह ले, कोई बहुत बड़ी बात अब वो नहीं है। लाखों, हाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटी बात है, 5 लाख करोड़ के आसपास का इसका प्रोजेक्ट है, यानी कि कह सकते हैं भारत का जीडीपी का लगभग 2% आज के डेट में। 3 नदी को कर, मैची नदी, मैची, हाँ अच्छा 3 नदी को तो कर रहा है, मैची नदी को, हाँ कैन इधर भी कर रहा है। वो तो रहेगा ही। तो अभी जो है ना बिहार में 3 नदी का पास है, 4 साल पहले, 5 साल हो गया पास हुए, कोरोना काल में हुआ था। मैची नदी, कोसी मैची, ये हाँ ये सब मिलाने का 3 नदी का है। हाँ लेकिन अभी वो ऑन द पेपर ही है, इतना आसान नहीं है, बहुत समस्या। अब जैसे है कि अब जोड़ना है, नहर का निर्माण करना है, नहर निर्माण में अब विस्थापन का समस्या आता है, जमीन देने से मना कर देता है फिर हाँ जंगल आ गया तो वो एक अलग इशू आ जाता है। हालांकि उधर जंगल वाला कम ही समस्या है उस क्षेत्र में। मतलब उतना जंगल उधर है कहाँ जहाँ ये सब नदी का अभी जोड़ने का हो रहा है। कोसी क्षेत्र में जंगल तो ज़्यादा है नहीं, जंगल तो आपको इस तरफ ज़्यादा हो गया, आपको कैमूर हो गया, रोहतास, ये सब, हाँ बिहार में कैमूर हो गया, ये सब में ज़्यादा है, ठीक है, उधर ज़्यादा थोड़ी है। बीपीएससी निकालिएगा तो जहाँ विपाड है वहाँ बहुत जंगल है, जंगल के बीच में बना है, ठीक है, तब उसका आनंद लीजिएगा। चलिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष किए थे? इन विच ईयर डिड जयप्रकाश नारायण एस्टेब्लिश द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? 1934, 1932, 1936, 1938? कब? ए, ठीक है, ए या बी? 34, 32 में ना बना था बिहार सोशलिस्ट पार्टी? चौंतीस में तो कुछ और हुआ है सर। हाँ हाँ, हम्म, बिहार सोशलिस्ट पार्टी है ना, कहाँ पर आपको 34 दिखा रहा है? 34 में बैठक हुआ था पटना में, वही चीज कह रहे हैं।
अच्छा 34 है। तो इसका होगा 34 में। इसको लेके देखिए कुछ कंफ्यूजन है, कुछ जगह 31 दे रहा है। हाँ इसको देखना होगा, कुछ जगह 31 दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमको कंफ्यूजन हुआ, आप लोग 34 बोले तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ। देखिए 34 में ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है, समझे? कांग्रेस वही चीज हम बोल रहे हैं ना आप लोगों को। हाँ वही हम कह रहे हैं कि 34 में कुछ और है। 34 में जब इन लोगों का बैठक हुआ तो वहां पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, समझे? वही चीज हम बोले आपको, कंफ्यूजन वही आ रहा था। ठीक है, और इसमें ना 31 होगा, 31 होगा, यहाँ भी मिस टाइपिंग है। हाँ हाँ मिस मिस यहाँ हो रहा है, टाइपिंग मिस किया गया है 31 में यहाँ पर। हाँ वही चीज बोले ना, 31, हाँ 31 होगा, वहाँ मिस टाइपिंग किया गया है। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन डिड द इंटेंस स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट इन बिहार? स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? हम्म 1954, 1960, 1955, 1958। इसका सही जवाब है सी 1955। उसी में दरमियान जो है छात्र आंदोलन शायद उस समय का सरकार के खिलाफ हुआ था, उस समय की जो सरकार थी ना, हाँ उसी के नीतियों के खिलाफ कुछ था। स्वतंत्रता के उपरांत पटना के गांधी मैदान के समीप सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्र, हालांकि सरकारी तौर पर 9 छात्रों की मौत हुई थी। ये घटना कब हुई थी? 1965, 1964, 1967, 1974। नहीं, ये हुआ था 1967। किन्होंने बिहार में 1967 में छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महामाया प्रसाद। ये उस समय के मुख्यमंत्री थे इसलिए। हाँ, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार में महामाया सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरामन अय्यर की अध्यक्षता में गठन किया था। पहली बार राजनीतिक जांच आयोग, ठीक है, किसने किया था? ये देश में किसने किया था? महामाया सरकार। ठीक है, इस आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1965, 1967, 1969, 1968। For the first time in the country, a political inquiry commission was formed in Bihar by the Mahamaya government under the chairmanship of retired Supreme Court Judge T.L. Venkataraman Iyer. In which year was this commission formed?
देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े कि छात्रों पर गोली हुआ चला, ठीक है, गोली चला, छात्र मरे, महामाया प्रसाद ने आकर के छात्रों को जिगर का टोका, यानी ये तीनों चीज एक साथ मिला हुआ लग रहा है। ठीक उसके बाद क्या आ रहा है कि महामाया प्रसाद क्या किया है, पहली बार एक राजनीतिक जांच आयोग का गठन किया, तो ये भी मामला कहीं ना कहीं उससे जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि अब 67 के बाद ही जाना है, तो 65 अपने आप खत्म हो गया। अब 2 साल के बाद तो कोई जांच बैठाएगा नहीं, कोई यही बी और डी में ही कोई हो सकता है। तो इसका सही जवाब है 67। 2 साल के बाद कौन जांच बैठाता है? कोई भी जांच का गठन कब होता है? त्वरित अंदाज में ना। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 ईस्वी में हुआ। इस सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद, केदार पांडे, भोला पासवान, इनमें से कोई नहीं। बिहार फर्स्ट Bihar's first non-Congress government was formed in 1967. Who was the chief ministers of this government? महामाया प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन था? महामाया प्रसाद। ठीक है, चलिए 50 हो गया है, बिहार स्पेशल खत्म हो गया। हम लोग वो हिस्ट्री शुरू हो गया। ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज से आप लोगों का PYQ मेंस प्रोग्राम भी चालू हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर राइटिंग इसका। तो अभी आज का जो है टेस्ट यहीं ख़त्म कर रहे हैं, टेस्ट डिस्कशन। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का करेंगे।